Hello students, today we are going to start chapter number 2 that is the invisible living world beyond our naked eyes. मतलब जो हमें अपनी आई से नहीं दिखता उस अदृश्य संसार के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. सो इस पेज के टॉप पे आपको अलग अलग पिक्चर्स दिख रही होंगी. सो ये फर्स्ट पिक्चर है बच्चों, ये है क्लेमाइडोमोनास की और ये वाली पिक्चर है स्पाइरुलिना की. तो ये जो दोनों है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरुलिना, दीज आर एल्गी. इनकी जो टाइप है वो एल्गी है. तो मैंने ए लिखा है. ये एक ब्रेड मोल्ड है और ये पेनिसिलियम है जिससे हमें पेनिसिलिन मिलती है. तो ये दोनों, ये पेनिसिलियम और ये ब्रेड मोल्ड, ये फंगस के अंदर हम स्टडी करेंगे, फंजाई के अंदर. तो मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया है. ओके. और ये जो आपको सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है ये है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि वायरस का टाइप है. ये है पैरामीशियम और ये अमीबा, ये दोनों प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं. तो आई हैव रिटन पीपी हेयर क्लियर एंड इट इज अ बैक्टीरिया and she is a student watching something under the microscope. Okay, so आपको और इजी समझ में आए, that's why I have noted here types of microorganisms. एल्गी, जिसके हमने दो एग्जांपल बुक में देखे, बैक्टीरिया, फंजाई, फोर्थ वन इज प्रोटोजोआ. ये टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है. ठीक है. और लास्ट है वायरस. तो वायरस के ऊपर ये इसलिए स्टार सा बनाया हुआ है क्योंकि ये स्पेशल टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं. नो यू ऑल्सो नो. ठीक है. साइंस की तीन मेन ब्रांचेस, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अब जो बायो है वो डील करती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसकी मेन ब्रांचेस क्या क्या है बच्चों? जोलॉजी, एनिमल्स की स्टडी, बॉटनी, प्लांट्स की स्टडी, और माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है. सो आते हैं अब चैप्टर पे. चैप्टर की हेडिंग में आपको सब पता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे. तो तीन क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल. मतलब कि आपने कभी इस बात पे हैरानी व्यक्त की है कि अगर आपको जो अदृश्य वर्ल्ड है आपके आसपास वो दिखना शुरू हो जाए तो आप क्या क्या देखोगे. सेकंड क्वेश्चन है कि इस ऑब्जर्वेशन से आपकी जो थिंकिंग है हिडन वर्ल्ड की रिलेटेड टू देयर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. और इवन क्या चीज उन्हें लिविंग बनाती है, उसके बारे में जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो थिंकिंग है, क्या वो चेंज होगी. और लास्ट वन है हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं. और इससे और भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन राइट दैट क्वेश्चन हियर. हियर कम टू द नेक्स्ट पेज वेयर रिटन the human eye can only see objects that are of a certain size. We all know जो हमारी आईज है बच्चों वो 0.1 मिलीमीटर या फिर 100 माइक्रोमीटर तक के ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है. उससे नीचे का कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं होता. तो लंबे बहुत फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय तक बहुत सारी चीजें जो थी हमारे आसपास की वो उनका हमें पता ही नहीं था. फिर लॉन्ग अगो पीपल ने, जो लोग थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास, जिससे चीजें बड़ी दिखनी शुरू हो गई थी. ठीक है. और जो पीस ऑफ ग्लास था वो जस्ट लाइक अ लेंटिल सीड था. जैसे मसर की जो दाल होती है, कई जगह उसको मसूर भी बोलते हैं. ये है मसर की दाल, इसका एक सीड मैंने लिया है. तो ये क्या होता है, बीच से होता है ये थिक और कॉर्नर से होता है ये थिन. मतलब इसके राउंड कॉर्नर है. ठीक है. और बीच से इसके क्या है, ठीक है. इस तरह का जो लेंस की शेप होती है, जो लोगों ने डिस्कवर किया, जिसने उनकी हेल्प करी चीजों को बड़ा करके देखने में. ओके. फिर उसके बाद उसको उन्होंने लेंस बोला और टाइम के साथ जो लेंस है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती गई एंड वी आर नाउ हैविंग पावरफुल माइक्रोस्कोप्स. ओके. तो हर नए टूल ने, चाहे वो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास हो, चाहे वो एक अच्छा माइक्रोस्कोप हो, ह्यूमन बीइंग की हेल्प की उन चीजों को देखने में जो हम अपनी आईज के थ्रू नहीं देख सकते. इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग होता है इंटरेस्टिंग हिडन वर्ल्ड, जो कि हमने अभी जिसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जो किससे फील्ड है बच्चों, छोटे छोटे जीव जंतुओं से. ओके. वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर. और इस चैप्टर में हम इन्हीं स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. ओके. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स. इस वाले पैराग्राफ में बच्चों आपको यही बताया गया है कि आपने अपने आसपास वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे. उनकी शेप्स, साइज, कलर्स डिफरेंट होते हैं. सिर्फ उनके फीचर ही डिफरेंट, सिर्फ उनकी शेप और साइज ही डिफरेंट नहीं होता, उनमें अलग अलग फीचर्स होते हैं. ओके. कुछ जो है वो टाइनी है, जैसे एक एंट है, चींटी है, और कुछ रियली बिग लाइक ब्लू व्हेल. ओके.
सो इसके बाद चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, वी कॉल देम, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? Have you ever noticed the smallest organisms around you that is visible to you with naked eyes? क्या आपने कभी सोचा कि सबसे छोटी चीज जो आपके आसपास है और उसको आप देख सकते हो? ठीक है, तो सोचना और मुझे रिप्लाई जरूर करना कि सबसे छोटी चीज क्या हो सकती है। थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचना है कि हाउ स्मॉल अ थिंग कैन एक्चुअली आईज सी। हमारी सबसे छोटी चीज हमारी आंखें कौन सी देख सकती हैं। ठीक है, फिर यू माइट हैव सीन सम पीपल, आपने देखा होगा कि लोग जो है वो चश्मा लगा के पढ़ते हैं, ग्लासेस की हेल्प से पढ़ते हैं, मे बी कुछ बच्चों को भी जरूर लगा होगा। ठीक है, तो कैसे वो उनकी हेल्प से, जो ग्लासेस है उनकी हेल्प से अच्छे से देख पाते हैं, या फिर क्या होता है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो लेट्स ऑब्जर्व में आपको एक एक्टिविटी है बच्चों, यहाँ पे आप पिक्चर को देखिए, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ओके, जो ग्लास का बना हुआ है, उसमें आपने वाटर से उसको फिल कर दिया और उसके बाद उसका माउथ जो था वो कॉर्क की हेल्प से कवर कर दिया, और फिर उससे आपने लेटर्स को स्टडी किया, तो आपको जो लेटर्स होंगे वो बिग दिखेंगे। फिर क्योंकि जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो एक लेंस की तरह वर्क करना शुरू कर देता है, जो फिल्ड होता है वाटर के साथ। फिर आप रियल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे और कुछ छोटे एनिमल्स को देख लीजिए, जैसे चींटी है, आर्ट को वॉच कर लीजिए, तो आपको क्या दिखेगा, आपको उसका साइज बड़ा दिखेगा, और मे बी आपको उसकी जो लेग्स वगैरह हैं जो ऐसे ना दिखे वो और अच्छे से दिखेंगी। ठीक है, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक जो लोग थे वो क्यूरियस तो थे अब टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, बट क्या था, दे आर नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड क्लियरली। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो हाउ वी फाइनली डिस्कवर, तो कैसे फाइनली हम लोगों ने डिस्कवर किया उस हिडन वर्ल्ड को, क्या क्या साइंटिफिक डिस्कवरियां हुई, तो उससे हम रिलेटेड अब अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो अगला पेज पे टॉपिक है बच्चों, इसमें से 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और आपके एग्जाम के भी क्वेश्चन है, उनको ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं। इन 1665 में क्या हुआ था, अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पब्लिश करी एक बुक माइक्रोग्राफिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि हु पब्लिश्ड द बुक माइक्रोग्राफिया, और नेम द बुक पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट हुक, इट इज माइक्रोग्राफिया। तो वो एक केयरफुल ऑब्जर्वर के साथ साथ एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने अपनी बुक में ऐसी ड्राइंग बनाई, ऐसी चीजों की ड्राइंग बनाई, ऐसी टाइनी थिंग्स की ड्राइंग बनाई जो लोगों ने पहले कभी देखी नहीं थी। ठीक है, और जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप बोला, और उनका जो माइक्रोस्कोप था वो चीजों को 200 से लेके 300 टाइम बड़ा दिखाता था, जो कि हमारी आईज की रेंज से मतलब 200-300 टाइम ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, सो वन डे उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा बच्चों। कॉर्क होता है पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं। तो वहां पे उन्होंने थिन स्लाइस की कॉर्क को जब नोटिस किया अंडर द माइक्रोस्कोप, तो व्हाट ही फाउंड नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स जो कि एम्प्टी, स्मॉल एम्प्टी स्पेस थे, और जिन्हें देख के उन्हें हनी कॉम की याद आई। ठीक है, मधुमक्खी की छत्ते की तरह उन्हें वो लगे। तो उन्होंने फिर जो देखा उनको ड्रॉ किया, और जो हर एम्प्टी स्पेस था उनको उन्होंने नेम दिया सेल। क्या नेम दिया? सेल। तो हु कॉइन्ड द टर्म सेल, सेल जो सबसे पहले नाम दिया था वो रॉबर्ट हुक ने दिया था इन 1665। और याद रखना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट जो है वो हमारी लाइफ का भी सेल ही है, कोशिका हिंदी में उसको बोलते हैं। अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम के लगभग आसपास 1660 में एक जो पुर्तगाली साइंटिस्ट थे एंटन वेन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने एक और अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, और फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर किसको? बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स को। तो ड्यू टू दिस रीजन दे आर नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो ब्रांच हमने अभी स्टडी की उसके फादर कौन है? एंटन वेन ल्यूवेनहॉक। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो एंड फॉर योर एग्जाम्स आल्सो। तो ये वाला जो पेज है वो माइक्रोग्राफिया का फ्रंट और कवर पेज था, जिसमें उन्होंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है, इसमें पिक्चर बनी हुई है, जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज किया था बच्चों, ये उसकी पिक्चर है। और जो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, कॉर्क का था वो ये है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज अ सेल। तो सेल क्या है? सेल सबसे सिंपल आंसर है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। हमारे जीवन स्टार्ट सेल से होता है। ओके, सो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी जो है वो कोशिका के बने हैं। अब आपको हैरानी होती होगी कि जो सेल है वैक्चुअली में दिखते कैसे हैं। तो वो कैसे दिखते हैं, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। ओके, सो लेट्स डू द एक्टिविटी नंबर 2, दैट इज लेट्स स्टडी अ सेल।
और टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, आपको टीचर परफॉर्म करके दिखाएंगे, फिर आप करना परफॉर्म, ठीक है। सो इस वाली एक्टिविटी में बच्चों 10 पॉइंट्स हैं, काउंट कर लेना आप, टोटल 11 पॉइंट्स हैं, सॉरी। 10 पॉइंट्स में आपको एक्टिविटी कैसे करनी है वो बताया, 11th में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैं सारे पॉइंट्स इस डायग्राम के थ्रू आपको क्लियरली समझा रही हूँ, ठीक है। टेक अ अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन, एक अनियन बल्ब प्याज आपने ले लिया किचन से, उसको वॉश कर लिया, फिर उसको आपने वर्टिकली इस तरह से उसको वर्टिकली पीसेस में काट लिया, और उसके बाद एक पीस को उठाकर उसके अंदर से एक थिन जो थी लेयर उसको निकालना है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। और जो थिन लेयर आप निकालोगे बच्चों उसको बोलेंगे अनियन पील। क्या बोलेंगे उसको? अनियन पील। अब वो पील आपने निकाल के फोर्सेप की हेल्प से कहाँ रखनी है? एक पेट्री डिश में, जो आपको थाली की तरह दिख रही है ना प्लेट सी, इसको पेट्री डिश बोलते हैं। इस पेट्री डिश के अंदर पहले से ही एक डाई होगी सेफरनिन, यू कैन एड इट आफ्टर, बाद में भी ऐड कर सकते हो। पील रख ली, उसके ऊपर डाई डालनी है आपने, 1 ड्रॉप ऑफ स्पेरनिन, वो रेड कलर की होती है। और इस पैटी डिश में आपको उसको 30 सेकेंड्स के लिए रखना है। इस डाई से क्या होगा, उसका कलर पिंकिश हो जाएगा पील का, और जो जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो वो बड़ी सुंदर सा उसको क्लियर विजिबल दिखेगा, मतलब उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने उस अनियन पील को उठाना है ब्रश की हेल्प से, और उसको आपने एक दूसरी पैटी डिश में ट्रांसफर करना है जहां पे थोड़ा सा वाटर पहले से होगा, मतलब जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर स्टेन या डाई लगी होगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या करना, ब्रश की हेल्प से उस अनियन पील को उठाना और एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना। फिर आपने उसमें ऐड करना ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप्स। ग्लिसरीन इसलिए ऐड करते हैं बच्चों ताकि जो हम ले रहे हैं सैंपल, चाहे वो अनियन पील है या कुछ और है, उसकी जो सेल्स है वो सूख ना जाए, वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है, वो उनमें थोड़ा मॉइस्चर रहे। उसके बाद आपने क्या करना, अगले स्टेप में कवर स्लिप लेनी है, ठीक है। कवर स्लिप और 45 डिग्री की, ऐसे जैसे 45 डिग्री क्या होता है, ये 90 है, ये 45, तो इस एंगल पे उसको कवर स्लिप से कवर कर देना अनियन पील को, ठीक है। साथ में आपने साइड से एक ब्लॉटिंग पेपर लेके आप जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन होगी उसको भी रिमूव कर देना। और कवर स्लिप क्यों यूज करते हैं, ताकि कोई एयर बबल ना हमारे एक्सपेरिमेंट में ना आ जाए, क्योंकि अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे बच्चों और एयर बबल अगर बीच में आ गए, तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आपको एयर बबल ना ऐसे ऐसे स्पॉट्स में दिखेंगे, मतलब उन सेल्स के ऊपर आपको बड़े बड़े बबल दिखेंगे, तो आप सोचोगे कि ये भी कोई सेल का ही पार्ट है, जबकि वो एयर बबल होंगे। इसलिए उसको कवर स्लिप से अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, ठीक है। और ये सारा कवर करके उस ग्लास स्लाइड को उठाते हैं, फिर उसको रखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और फिर उसको आपने ऑब्जर्व करना है। और जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यू विल फाइंड सच अ पिक्चर, इस टाइप की आपको पिक्चर मिलेंगी। ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीच में जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस है। और ये जो एक सेल को दूसरी सेल से अलग कर रही है, ये वाली जो है ये सेल वॉल है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। और जो हर सेल की मेम्ब्रेन है लंबी लंबी सी, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के बीच में और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ओके। और फिर जो आपसे मैं बोली थी ना 11th पॉइंट पे क्वेश्चन है, वो ये पूछा है कि आपको इस डायग्राम को कंपेयर करना है सी को विद डी। तो यू विल फाइंड ये अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स है, जैसे एक जो बिल्डिंग है उसकी ईंट का, उसकी ब्रिक्स का अरेंजमेंट होता है ना बेटा, वैसे ही सेल्स का अरेंजमेंट है जो अनियन पील की सेल्स हैं, ठीक है। सो यू विल ऑब्जर्व नियरली, जो मैंने आपको समझाया रेक्टेंगुलर शेप की आपने सेल्स देखी, और ये सेल जो है वो अनियन पील की है और क्लोजली अरेंज्ड है, कोई इनमें स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर आप अलग अलग लीव्स की शेप लेके, प्लांट्स के अलग अलग लीव्स को लेके, डिफरेंट प्लांट्स की लीफ को लेके उनकी पील निकाल के उसको भी अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हो। और फिर आप फाइंड आउट करोगे कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सारे के जो सारे प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं। अब एनिमल्स प्लांट्स का हमने स्टडी कर लिया, नाउ हम स्टडी करेंगे एनिमल सेल के बारे में, मतलब एनिमल बॉडी के बारे में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमने क्लियर कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, एक्टिविटी लेट्स इन्वेस्टिगेट मतलब फाइंड आउट। तो अब हम स्टडी करेंगे एनिमल सेल को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपना माउथ वॉश करना है। फिर ब्लंट एंड, जहां से हम केक को चेक करते हैं ना कि पका या नहीं पका, पता है ना सबको क्या होती है, टूथपिक। टूथपिक का जो ब्लंट एंड होता है उसको लेके आपको अपने चीक्स के इनसाइड जो है, अपने गाल के अंदर वाली जो स्किन है उसको अच्छे से क्या करना है, स्क्रैप करना है। स्क्रैप का मतलब होता है उसको कुरेदना है। कुरेद लिया,
उसके बाद जो स्क्रैप मटेरियल आपने निकाला बच्चे, उसको आपने ड्रॉप ऑफ वाटर, एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर वाटर की ड्रॉप होगी, उसमें आपने उस मटेरियल को रखना है और फिर उसको स्प्रेड करना है इवनली, आराम से उसको फैला दिया। फिर आपने उसमें ऐड करनी है मिथाइलिन ब्लू। जैसे पिछले केस में हमने स्फारमिन रेड यूज की थी, इस केस में हम मिथाइलिन ब्लू ऐड करेंगे जो एक कलर स्टेन है, ठीक है, और उसका फंक्शन भी वही है, विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना। पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम उसको 1 मिनट तक रखेंगे, पिछली एक्टिविटी में हाफ सेकेंड। क्लियर? 1 मिनट के बाद उसमें आपने ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल देनी है। सबको पता है ग्लिसरीन की हम क्यों यूज करते हैं, टू अवॉइड ड्राइनेस ऑफ द सेल्स। क्लियर? फिर उसके बाद उसको आपने कवर करना है कवर स्लिप से। कैसे करते हैं, 45 डिग्री की एंगल पे उसको कवर कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन लगी होगी उसको ब्लॉटिंग पेपर से रिमूव कर देंगे और फिर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। तो ड्रॉ करना अपने नोटबुक पे जो आपने नोटिस किया, तो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में दिखेंगे, मतलब पॉलीगोनल टाइप की सेल्स दिखेंगी और सेल मेम्ब्रेन क्लियरली दिख रही है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भी है। एक चीज मिसिंग है बच्चों, जो यहाँ पे हमने नहीं देखी और पिछले केस में हमने देखी थी। बताओ कौन सी चीज थी वो? लेट्स स्टडी। ओके, तो व्हाट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, तो आपने क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस फाइंड आउट किया अनियन पील और ह्यूमन चीक की सेल में? तो यू विल क्लियरली आंसर कि यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं है, सिर्फ 3 इसके पार्ट्स हैं। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स। सबको पता है कौन कौन से? थिन आउटर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग है मतलब सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेंट्रल रीजन जो कि साइटोप्लाज्म है, और स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। क्लियर? नाउ these three जो three main parts है ना, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, these are the basic parts of cell। वो सेल के बेसिक पार्ट्स हैं। some cells like onion peel cells have extra outer layer that is known as cell wall। तो अब आपसे पूछा है कि इन जो स्ट्रक्चर हमने सेल के स्टडी किए इनके क्या फंक्शन है, तो हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। ओके, उनको हम स्टडी करेंगे अब इस नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर। द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में ना, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है 3-4 लाइनों का, इसमें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है एनक्लोज द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। सेकंड फंक्शन है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है। थर्ड है इट इज पोरस, पोरस मतलब उसमें पोर्स हैं, मतलब उससे अंदर उससे आर पार चीजें आ जा सकती हैं। ठीक है, पोरस है तो इसलिए वो अलाउ करती है किसकी एंट्री को, मटेरियल्स की जो एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस है, एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, और जो सेल को नहीं चाहिए जो वेस्ट मटेरियल है उनको सेल से बाहर जाने में हेल्प करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो इसके फंक्शन क्लियर। अब आते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन में। तो जो साइटोप्लाज्म है जो एक्चुअली में स्पेस है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसमें अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल होते हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एटसेट्रा। अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल के साथ साथ उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट। ठीक है, और जो बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस हैं बच्चों जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स को, वो टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही उनके फंक्शन होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे, लाइन है नेक्स्ट, द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। आप बच्चों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्टिंग, कि जो न्यूक्लियस है उसको डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे मूवी का डायरेक्टर होता है ना, तो वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल का डायरेक्टर है, वो डिसाइड करता है कि सेल को कब ग्रो करना है, कब उसको ग्रोथ स्टॉप करनी है, कब डिवाइड करना है। ठीक है, इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। नेक्स्ट लाइन है, जो सेल वॉल जो प्लांट सेल में थी उसका फंक्शन है प्रोवाइड रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, मतलब जो चीज हिले ना, रिजिड। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और दिस इज वाई जो ऑल सेल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर, और एक फेम स्ट्रक्चर। कभी पेड़ों की छाल को देखना ऐसे होती है जैसे बिल्कुल उसके अंदर उंगली ना जाए हमारे, तो वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सेल वॉल। क्लियर? अ स्टेप फर्दर, अब ये स्टेप फर्दर है बट इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी आ सकते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल, आइदर इस वे में आएगा या फिर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये दोनों क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इसको
डायग्राम को समझ लो, टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों एनिमल सेल है, ठीक है, ये एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। एनिमल सेल जो है उसकी शेप जनरली क्या होती है, राउंड, राउंड होगी या फिर इरेगुलर होगी, मतलब कोई फिक्स नहीं है, या तो राउंड होगी या इरेगुलर। जबकि जो प्लांट है उनकी शेप या तो स्क्वायर शेप होगी या फिर रेक्टेंगुलर शेप। तो पहला शेप का डिफरेंस समझ में आ गया। सेकंड, अगर आप बच्चे ध्यान से नोटिस करोगे तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है दैट इज ऑलमोस्ट सेंट्रल, मतलब सेंटर के पास ही है। जबकि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस दैट इज पुश्ड टू अ कॉर्नर, वो एक कॉर्नर पे बेचारा साइड में है, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस। थर्ड क्या है, एनिमल सेल कंटेन वैक्यूल, अगर है एनिमल सेल में वैक्यूल तो दे विल बी ऑफ वेरी स्मॉल साइज, अगर वैक्यूल होंगे भी तो बड़े छोटे छोटे होंगे। जबकि प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल जो है, एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है हमेशा सेंटर में, ठीक है। उसके बाद बच्चों न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, एनिमल डज नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। न्यूक्लियस की पोजीशन मैंने आपको बता दी। अभी जो क्लोरोप्लास्ट ना बच्चों, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है, प्लास्टिड, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिड, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें प्लास्टिड्स को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उनमें जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑफ नॉट ऑफ ग्रीन कलर के नहीं होते, बट दे स्टोर अदर मटेरियल्स, वो किसी और मटेरियल को स्टोर करने के काम में आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, आपको पता है दोनों के पास है। वैक्यूल लार्ज साइज का है, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी है और एनिमल सेल में भी है, जो हमें एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में भी वही है, प्लास्टिड्स के बारे में। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और जिन प्लांट्स में वो नहीं है, ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट्स में, तो वहां पे वो स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। प्लांट्स के पास वैक्यूल है, और वैक्यूल का काम क्या है, प्लांट्स सेल के जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं उनको वो स्टोर करता है, गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। और सबसे बड़ा पता क्या फायदा है वैक्यूल का, कि वो मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल को। सबसे पहले अगर प्लांट सेल कोलैप्स होती है तो सबसे पहले उसका जो वैक्यूल होता है वो कोलैप्स होता है, ओके। तो स्ट्रेंथ और सपोर्ट के लिए प्लांट सेल के पास वैक्यूल है, ठीक है। एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल नहीं होंगे, आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, या तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो वेरी स्मॉल, और स्मॉल है तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस स्टोर करने के काम में आते हैं। तो इस डायग्राम से हमें ये तो क्लियर हो गया कि सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, मतलब सेल में सिर्फ एक लिक्विड का बैग नहीं है, सेल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, और वो पार्ट्स जो है वो सेल को हेल्प करते हैं फंक्शन करने में। और इन टर्न अब सेल जो है वो मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गेनिज्म को ही बनाती हैं। तो सेल में एक फंक्शन होंगे तो उनकी हेल्प से ही ऑर्गेनिज्म है वो भी अपना वर्क कर पाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट पे, कि अब हमने स्टडी कर लिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को भी स्टडी कर लिया, इसके तीन पार्ट्स थे, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। साथ ही साथ हमने प्लांट एनिमल सेल को भी स्टडी कर लिया बच्चों, उनके डिफरेंस को भी स्टडी कर लिया। अब आइए नेक्स्ट पे, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अब जो शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ना ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दिया है कि ह्यूमन बीइंग में दो सेल्स की डायग्राम है, एक मसल सेल है हमारी, मांसपेशियों वाली सेल, और दूसरी जो है नर्व सेल है, ठीक है। तो मसल सेल जो है वो एक स्पिंडल शेप की है, नर्व सेल जो है वो ठीक ठाक लंबी है और उसकी ब्रांचेस भी हैं। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड, इसी तरह से कुछ सेल्स जो होती हैं बच्चों वो राउंड शेप की होती हैं, कुछ लॉन्ग एंड थिन होती हैं। सेल्स का नंबर भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, ओके। तो व्हाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, भाई हमारी बॉडी की सेल्स है और इतनी डिफरेंट क्यों है। सो जो शेप और स्ट्रक्चर है सेल का रिलेट टू इट्स फंक्शन, यस, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं या अदर ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं वो अपने अपने फंक्शन के हिसाब से उनकी शेप होती है, ठीक है। सो यहाँ पे द यूनिक साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हेल्प देम टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, वही बात जो हमने अभी बोली कि हर किसी सेल का अलग फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है वो हम स्टडी करेंगे। सो एक्टिविटी में हमने देखा कि जो हमारी इनर चिक सेल है ना, जो हमारी गालों के अंदर वाली जो सेल्स थी बच्चों, एक्चुअली में उनको एपिथेलियल सेल बोलते हैं। पहले तो आप उनका नाम याद कर लो, उनको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स, क्या बोलते हैं उनको, एपिथेलियल सेल्स, जो हमारी चिक्स के अंदर वाली सेल्स थी, ठीक है।
वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाती है इनर सरफेस पे हमारे चिक्स के। तो नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन बोलते हैं। अब नर्व सेल्स का जो काम होता है वो क्या है, उनका काम है ब्रेन को मैसेज देना और ब्रेन से मैसेज लाना बॉडी के लिए कि अब आप ऐसे करो, ठीक है। तो उनका जो इलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच स्ट्रक्चर है ना, वो क्या करता है, उनको हेल्प करता है फटाफट मैसेज ब्रेन तक और ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से वापस लेके आना, उनको हेल्प करने में, ठीक है। सिमिलरली जो प्लांट सेल्स हैं वो भी वेरिएशन करती हैं शो। प्लांट्स के अंदर भी कुछ जो सेल्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, कुछ इलोंगेटेड होती हैं, ओवल या ट्यूब लाइक हो सकती हैं, और जो वाटर कैरी करती हैं प्लांट्स में वो लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में सेल्स होती हैं। मतलब जिसका जैसा फंक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को उसने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक और इसमें इंटरेस्टिंग सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ, ये नर्व सेल का डायग्राम है बच्चों, ठीक है। सो जो आपकी बुक में है ना, तो यहाँ पे जो ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और जहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसको बोलते हैं साइटोन। ये वाली बॉडी है इसको सेल बॉडी और साइटोन बोलते हैं। जो आपको ब्रांचेस लटकी हुई दिख रही है उनको डेंड्राइट बोलते हैं। यहाँ से जो निकला एक लंबा पार्ट उसको बोलते हैं एक्सन, एक्सॉन भी बोलते हैं। और ये वाला जो है वो न्यूरोफिब्रिल्स है। ये हमारी ना नर्व सेल है, ये हमारे दिमाग की सेल्स है, न्यूरॉन, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो हम स्टडी कर रहे थे यहाँ से। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी 7th क्लास में स्टडी किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग टाइप की वो सेल का बना होता है, ठीक है। मसल सेल जो है वो फूड पाइप, हमारी फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस। वहां पे जो मसल सेल्स होती हैं वो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तभी तो फूड आगे पास होता है, ठीक है, डाउन इन द स्टमक। ये मूवमेंट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो मसल सेल्स होती हैं वो थिन होती हैं। अगर वो थिक होगी, हिलेंगी नहीं, तो खाना नीचे कैसे पास होगा, ठीक है। थिन है, फ्लेक्सिबल है और स्पिंडल शेप की होती हैं। फिर स्टमक की डिफरेंट सेल्स होती हैं और सबका अलग अलग फंक्शन है। मसल सेल जो है स्टमक की बॉल में वो फूड को चर्न करने में हेल्प करती हैं। अदर सेल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस बनाती हैं। हमारी बॉडी में जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसमें एस्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये भी याद रखना। अच्छा, एसिड, जूस निकालने में, एसिड निकालने में और फूड को तोड़ने में, ओके। और ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। इन सभी सेल्स के इकट्ठे काम करने से ही जो हमारा पाचन है वो संभव होता है, डाइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग है, what are the levels of organization in the body of living organism? Again it is a very important question, level of organization कैसे है। तो आप ना इसको यहाँ से समझिए फिर हम बुक से समझते हैं। यहाँ पे आओ बच्चों, यहाँ पे लिखा है सबसे एक सेल है एपिथेलियल सेल, ठीक है। एपिथेलियल सेल जो है सेल आपस में कंबाइन करके बनाती है टिश्यू। तो एपिथेलियल सेल से एपिथेलियल टिश्यू बन गया। टिश्यू आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन बन गया स्टमक, हमारा पेट, ठीक है। अब जो ऑर्गन है वो कंबाइन करके बनाते हैं, आपस में मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लुक, एक सेल से कैसे धीरे धीरे पूरे का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो फाइनली बच्चों बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है। इस पैटर्न को cell to tissue, tissue to organ to organ system, and organ system to organism finally, this is known as levels of organization। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का लेवल। तो यही आपकी बुक में डायग्राम में भी है, देखो एपिथेलियल सेल है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और फाइनली पूरे का पूरा ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो इस वाले पैराग्राफ में बस यही है। अगर आपको ये चेन समझ में आ गई तो यू कैन राइट इन योर एग्जाम ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो सेल जो है जैसे एक ईंट है ना, किसी बिल्डिंग की नींव होती है ईंट, ईंट से ही ईंटें आपस में मिलकर पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाती हैं। तो वैसे ही सेल आपस में मिल के आपस में कंबाइन करके पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। और उसके बाद है द लाइफ ऑफ कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है बच्चों, वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है और वो है एग। एक्चुअली ना यहाँ पे फर्टिलाइज एग होना चाहिए था क्योंकि मदर का एग फर्टिलाइज होता है जब ह्यूमन स्पर्म से, उसके बाद ही लाइफ स्टार्ट होती है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का केस हो या किसी और का केस हो, जब एग फर्टिलाइज होता है तभी तो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो लाइफ ऑफ कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन विद अ सिंपल सिंगल सेल एग। और एग जो है वो एक क्या है, सेल है जिसमें एक अमेजिंग एबिलिटी होती है डिवाइड करने की रिपीटेडली, और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो लिविंग बींग्स जिसमें मैनी सेल्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग, दे आर नोन एज मल्टी
सेलुलर, मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे सेल्स वाले को क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जबकि जिसमें एक ही सेल होगा, जैसे बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पेज। एवर हर्ड ऑफ, अब यहाँ से भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, उसका जो साइज है दैट इज 130 टू 170 मिलीमीटर। ओके, उसमें इसके साथ जो उसका येलो योक पोर्शन है, येलो पार्ट, उसके उसमें व्हाइट पार्ट भी होता है और शेल भी होती है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अब इसको स्टडी करते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और वेरी फ्यू सेल्स, कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो बने होते हैं एक या फिर बहुत कम सेल से, इतने छोटे होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू सी देम विद नेक्ड आईज, हम उनको नहीं, नेक्ड का मतलब है बिना किसी लेंस के, ठीक है, हम उनको नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं दे लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा, दे आर मेड अप ऑफ जस्ट ओनली वन सेल, सो दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। इनमें से कुछ जो हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स लाइक फंजाई एंड एल्गी, so we call them multicellular. Okay, they are found all around us, वो हमारे आसपास में ही है, चाहे वाटर में है, चाहे सॉइल में, चाहे एयर में, इवन हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर भी बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, बट डू देयर सेल्स लुक लाइक, बट उनकी जो सेल्स है वो कैसी दिखती होंगी, तो क्या वो प्लांट एंड एनिमल सेल की तरह दिखती हैं या फिर वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगेन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, माइक्रोस्कोप की, जो उनके साइज को बड़ा करके हमें दिखाएगा। तो साइंटिस्ट ने ऑल्सो बनाया एक लो कॉस्ट फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं, या फोल्डस्कोप बोलते हैं। भले ही जो फोल्डस्कोप है वो हमें एक अच्छे माइक्रोस्कोप की तरह चीजों को बड़ा करके नहीं दिखाता, बट वो हमें एक जनरली आइडिया देता है कि इस टाइप की उनकी बॉडी हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 2.4, लेट्स ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर और स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट का मतलब है खड़ा हुआ पानी, जो खड़ा पानी होता है ना, जो फ्लो नहीं करता, उसको स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं, और काफी ज्यादा ये मतलब क्या होता है, गंदा होता है। ठीक है, टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट, कई कंटेनर आपने ले लिया और पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर को कलेक्ट कर लिया, उसमें आप बड़ों की हेल्प ले सकते हो या फिर टीचर की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसमें एक ड्रॉपर की हेल्प से उस वाटर की ड्रॉप निकाली स्टेगनेंट वाटर की, और उसको रख देना ग्लास स्लाइड के ऊपर, फिर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है, बट उससे पहले उसमें कवर स्लिप जरूर लगानी है ताकि एयर बबल उसमें ना जाए। और फिर आपने टाइनी ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना अंडर द माइक्रोस्कोप। क्लियर? उससे रिलेटेड सेकंड एक्टिविटी भी है 2.5, उसमें हमने सॉइल सस्पेंशन। अब सॉइल सस्पेंशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्चर होना चाहिए भाई, सॉइल में नमी वाली मिट्टी हो, उसको कलेक्ट कर लिया। टच नहीं करना बेटा उसको, बेयर हैंड से, नंगे हाथों से उसको टच नहीं करना, क्योंकि क्यों नहीं टच करना, सॉइल में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट हमारी स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं हमारी बॉडी में। ओके, सो इसके लिए आपको यू शुड यूज ग्लव्स, और स्पून से उसको आपने सॉइल को लिया। फिर आपने क्या करना, उस कंटेनर में जहां पे सॉइल को आपने ऐड करा है उसमें आपने थोड़ा सा वाटर ऐड करना, फिर उसको हिला दिया, स्टर कर दिया ग्लास रॉड से, और उसके बाद वो डर्टी देखेगा आपको, कुछ टाइम के लिए उसको सेटल होने दो, फिर सेटल हो गया तो वो बन गया सॉइल सस्पेंशन। फिर क्या किया उसको, उसके बाद आपने जब वो सेटल होने दिया, फिर उसकी ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप ली, उसको ग्लास लाइट के ऊपर रखा, फिर उसको कवर स्लिप से कवर करा, और फिर अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व किया। ओके, तो यू मे ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दोज यू सॉ इन एक्टिविटी 2.4। तो जैसे आपने एक्टिविटी 2.4 में ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में ऑर्गेनिज्म, वैसे ही आपको सॉइल में भी दिखेंगे। दिस इंडिकेट दैट, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इवन जो सॉइल सस्पेंशन है दैट आल्सो कंटेन टाइनी क्रिएचर्स दैट वी कांट सी विद आवर नेक्ड आईज। ठीक है, तो ये जो टाइनी क्रिएचर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज, दीज आर नोन एज माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बीइंग्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर